अरे नहीं यार, वो क्या बिहारी की तरह बोलना भी नहीं आता ठीक से। अच्छा, Brother, you have left your corporate job, so you need to please remove your suit, roll up your sleeves and look at it from a different perspective. बिजनेस नहीं आता है पर धंधा जानता है। चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया देख ले या न्यूज़पेपर देख ले, तो हम सब इंडिया पे बुलिश ही रहते हैं बिकॉज हमने बेचना ही वही है। ओवरऑल कैपिटल का कितना परसेंटेज एक कंपनी में एज एन एक्सपोजर रखने में आप कंफर्टेबल? उस कंपनी को पैसा दो जहाँ पैसा बनेगा, छोटी कंपनी हो जहाँ हमें दिखता है कि ये कैपिटल देने से वो बड़ी हो जाएगी। पर जो ऑलरेडी 6-7 गुना हो गई, उससे और 6-7 गुना एक्सपेक्ट करना सही है? मार्क माई वर्ड, ये 2 से 2.5 साल में बंदा बिलियनर हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तो ऑन एन एवरेज 7-8x हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 2 साल में, which was a very good return by any parameters. और आप माइंड नहीं करे, मैं पूछो आपने एग्जिट क्यों किया था? वो क्या ट्रिगर था? फेस टू फेस एक और वीडियो, आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, आपने सुना होगा FPI, FIIs भारत को छोड़ के जा रहे हैं, बेच रहे हैं, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर खड़े हैं कि हम तो गिरने ना देंगे शेयर बाजार को। ये आपने बहुत सुना होगा ना टीवी में, न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर में। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना दुबई से एक FPI के ओनर को बुलाया जाए और उनसे बातचीत की जाए कि भाई आप जा क्यों रहे उनसे डिटेल में डिस्कशन किया जाए कि FPI क्या होता है, आप लोग की सोच कैसी होती है, आप इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सालों साल से कर रहे हैं। एंड ही इज़ इंडियन, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो मज़ा आएगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो परमानेंट जुड़िए, सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलराइट, सो लेट्स वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस हमारे फंड मैनेजर सर विनीत अरोरा जी। हेलो सर। थैंक यू विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे बुलाने के लिए। आई थिंक बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था हमारा ये, तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और आप कैलकाटा आए, वो बहुत बड़ी बात है, रियली अप्रिशिएट। वैसे आजकल लोग आ जाते हैं बोलने पे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो आ जाते हैं। कैपिटल बहुत है कैलकाटा में। कैपिटल बहुत है सर, कैपिटल बहुत है। यस, यू हैव इनफैक्ट कैपिटल हैज ऑलवेज बीन द केस इन कैलकाटा। इट इज ऑलवेज, पुरानी कहावत है ना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फंडिंग तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से आती थी। राइट, वो आज भी काफी हद तक सही है। राइट, एब्सोल्युटली। सो विनीत सर, हम लोग बातें बहुत सारी करेंगे और आज एकदम कैजुअल कॉन्वर्जेशन है, विदाउट एनी बाउंड्री कि इतना ही बात करना है, क्योंकि आप आए हैं तो पूरा मैं वसूलूंगा। बट उसके पहले एक बार आपकी जर्नी जान लेते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर इन मार्केट, व्हाट लेड यू टू गेट इनटू मार्केट एंड लॉन्च योर ओन फंड? सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो पूरी उतनी थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा जी। तो मेरे पिताजी बॉर्डर रोड्स में थे। ही वॉज पोस्टेड इन लिबिया ऑन अ डेपुटेशन। तो उनको कभी IPO में अप्लाई करना होता था तो मुझे ट्रंक कॉल पे बताते थे कि ये IPO में अप्लाई करो। तो मैं जाके फॉर्म भर के खरीद के अप्लाई किया करता था। तो वहाँ से शौक पड़ा। उसके बाद अपना BCom किया, MBA किया, तो फाइनेंशियल मार्केट में ही रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज कहूँगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के साथ करियर चालू किया, सिटी बैंक में काम किया, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा टाइम काम किया, फिर ICICI बैंक में किया, उधर दुबई चला गया ट्रांसफ़र पे। ओके। उसके बाद रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 6 साल दुबई में रहा, ADCB लोकल बैंक, डॉयचे बैंक, क्रेडिट स्विस। तो काफ़ी साल सबके साथ काम करते करते एक दिन ऐसे ही किसी दोस्त का फ़ोन आया कि साथ में कुछ करते हैं। तो एक साइड गिग की तरह छोटा सा साइट पे चालू किया। दिस वाज इन मार्च 2020। तो मार्केट का इंटरेस्ट शुरू से था, पर नौकरी में ज़्यादा कर नहीं पाते थे क्योंकि इतने आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं उसके लिए कि हमेशा लिमिटेशन हो जाती है जी। मार्केट में दोस्त सब थे, जानते सब थे, पर कभी खुल के आने का मौका नहीं मिला नौकरी के कारण। तो 24 साल दूसरों के लिए काम करने के बाद सितंबर 21 में डिसाइड किया कि सितंबर 20 में कि अब खुद के लिए काम करना है। वाओ, पीक कोविड पे। लवली। तब तक साइट से शुरू किया था तो मार्केट टेलविंड अच्छी थी पीछे से, बिकॉज ऑफ दैट ठीक चल रहा था। तो मैंने कभी नौकरी छोड़ते हैं, काम चालू करते हैं जी। तो दोस्त के साथ ही काम चालू किया। जनवरी 21 वेंट फुल्ली इंडिपेंडेंट। देन सितंबर ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रेंड के साथ थोड़ा सा था, तो मैंने कहा चलो भी अपना ही काम चालू करते हैं। जी। तो तब ये सोचा कि कहानी छोटी होगी,
पर उसमें एक्टर भी हम, विलन भी हम। तो ऐसे करके कुछ दोस्त मेरे कंपनी बना रहे थे नैव कैपिटल, तो हम लोग बैठे, तो हमने कहा ये करते हैं, फंड लगाते हैं हम लोग, पर अच्छा फंड लगाएंगे, सिंगापुर से लगाएंगे, मॉरिशस नहीं जाएंगे। और तो उन्होंने बोला आ जाओ साथ में शुरू करते हैं, तो जर्नी स्टार्ट हो गई। वाह। और तो मई 2022 में हमारा लाइसेंस आया एफपीआई का सिंगापुर का। इट्स कॉल्ड नैव कैपिटल वीसीसी। इंडिया में नैव कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड के नाम से जाना जाता है। ओके। तो हम लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, अभी सब मिला के इकट्ठे करके $1 मिलियन में आप क्या करोगे? एफपीआई तो लगा लिया। तो फिर हमने छोटी छोटी कंपनीज ढूंढनी शुरू की। ओके। जहाँ पे कंपनी को कभी पैसा नहीं मिला, आईपीओ जाने वाली है, और उसको आज आईपीओ से पहले कुछ थोड़ी सी फंड्स की ज़रूरत है। ओके। तो वो थोड़ा बेसिस बन गया, एंड by God's grace we caught the tailwind of the small cap, micro cap, SME boom which started. So God has been kind. मैं हमेशा बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट में लक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो हिम्मत करी, नौकरी छोड़ी, काम चालू किया, पर उसमें लक का भी कहीं ना कहीं रोल रहा। So we started our journey in May 22. Okay. तो तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं, और 3.25 साल में हम लोगों ने कुछ 250% डॉलर बेसिस पे रिटर्न दिया है, रफली 52% का CAGR कर रहे हैं। वाह वाह, दिस इज अमेजिंग। और क्या साइज है अभी अपने फंड की? तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ रिडेम्पशंस और मनी फ्लोइंग आउट फ्रॉम FPIs और सो कॉल्ड FIIs आउट ऑफ इंडिया। तो दैट डिड इम्पैक्ट अस, क्योंकि हम लोग के इन्वेस्टर जो हैं 95% फॉरेनर्स हैं। अच्छा। लार्जली यूरोप से, सेंट्रल एशिया से। सो राइट नाउ अभी होगा कुछ 1400 करोड़ के करीब का साइज, विच वाज 30% हायर इन अगस्त लास्ट ईयर। राइट। तो थोड़ा सा रिडेम्पशन का इम्पैक्ट आया है, बट अभी अगर मैं देखूं पिछले 5-6 महीने का डेटा, तो स्लो हो गया है काफी। ओके। और वापस से सब्सक्रिप्शन आना शुरू हो गया है। ओके ओके। तो दैट ब्रिंग्स मी टू दैट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था ऑफलाइन, की ये बाहर वाले जो है FPIs अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ओनर जो है ये तो गोरे है जो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं। इनके माइंड में थोड़ा घुसता हूँ मैं, समझने की कोशिश करता हूँ कि ये इंडिया को कैसे देखते हैं, और क्या सही में ये इंडिया से एग्जिट करने में इंटरेस्टेड है, या इट इज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग विच इज हैपनिंग? सो आई थिंक इट इज अ टेम्परेरी फिनोमिना। अगर आप डेटा देखेंगे तो लास्ट ईयर और 24 और 25 का मिला के कुछ $35 बिलियन, $33 बिलियन बाहर निकला है। और अगर आप 2021 से देखेंगे, 20 को छोड़ दें क्योंकि 20 पॉजिटिव था, 21 से लेकर कभी $45 बिलियन बाहर निकला है। पिछले 4 साल में तकरीबन 2023 वॉज एन एक्सेप्शन, बट आउटफ्लो ही रहा है। बट बल्क ऑफ द आउटफ्लो हैज हैपेंड इन लास्ट 24 एंड 25। अगर मैं 24 पकड़ूं तो जुलाई से चालू हुआ, जब हमारा STCG, LTCG बढ़ा और STT बढ़ा। ओके। अभी दुनिया की कोई भी ऐसी बड़ी मार्केट नहीं है जो कि फॉरेन कैपिटल पे टैक्स लगाती है। अच्छा। तो हमने टैक्स लगाया, जब लगा था STT तो ये लगा था कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा देंगे। 2018 में वापस आया, अभी बढ़ गया। हम लोग दुबई बेस्ड हैं, सिंगापुर बेस्ड हैं, हम लोग बाकी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम यूरोप में करते हैं, हांगकांग में करते हैं, सिंगापुर में करते हैं, US में करते हैं, कहीं भी टैक्स नहीं लगता फॉरेन कैपिटल पे। इन द लार्जर इकोनॉमीज इंडिया इज द ओनली कंट्री विच टैक्स फॉरेन कैपिटल। तो वहाँ से एक सोडस चालू हुआ, थोड़ा रीबैलेंसिंग चालू हुआ जुलाई में लास्ट ईयर। फिर सितंबर एंड में आपका लॉन्ग चाइना शॉर्ट इंडिया ट्रेड बहुत पॉपुलर हुआ। ओके। सो अगर आप उस टाइम देखेंगे डेटा, तो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, CSI शॉट अप एंड इंडिया वाज ब्लीडिंग। सो दैट बिकेम द सेकंड ट्रिगर ऑफ मनी मूविंग आउट। एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन इन अ मिनट कि उसका रीज़न क्या है। उसके बाद ट्रम्प आए तो टैरिफ्स का थ्रेट हुआ। सो उसके बाद 31 जुलाई को टैरिफ लग गए इंडिया पे। फिर पॉजिटिव न्यूज़ आया 16 अगस्त को कि S&P ने इंडिया का 2007 के बाद रेटिंग बढ़ाया पहली बार विद स्टेबल आउटलुक, विद मिनिमल इम्पैक्ट्स विच विल हैपन ऑन इकोनॉमी फ्रॉम US टैरिफ्स। एंड फिर कल फिर न्यूज़ आया कि 25% और लग रहा है। तो वो थोड़ा सीसॉ चल रहा है, थोड़े दिन चलेगा, हो सकता है महीना 2 महीने और चले, इवेंचुअली वो फेड हो जाएगा। अभी हम जो FPI हैं, वी आर 100% इनटू इंडिया। तो हम लोगों को उसका इम्पैक्ट नहीं फर्क होता, क्योंकि हम लोग बुलिश है इंडिया पे, लॉन्ग टर्म विजन है।
बट आप देखें कि अगर कोई गोरा एफपीआई है जो यूएस में बैठा है और 10-20 बिलियन डॉलर मैनेज करता है, इंडिया इमर्जिंग मार्केट का 2.8% है आज भी। तो हम लोग को लगे हम इतने बड़े हैं, बट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत छोटे हैं। आज हमारा मार्केट कैप मोटा मोटा $4 ट्रिलियन है। राइट। तो निविडिया का $4 ट्रिलियन है। और उसके बाद आप देखेंगे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इंडियन इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। राइट। सो एक गोरा जब बोलता है जिसका $20 बिलियन का फंड है कि मेरे को इमर्जिंग मार्केट में 5% एक्सपोजर कम करना है, ओके। अब उसके लिए 5% से नीडल मूव नहीं होता, वो सुई वहीं की वहीं रहती है। बट आप उसका इंडिया में अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो 900 बिलियन फॉरेनर्स का है। जब वो 5% निकलता है तो $45 बिलियन का नंबर है, जो कि हमने पिछले 4 साल में देखा है। तो इम्पैक्ट आया मल्टीपल फैक्टर से। मेरे हिसाब से बल्क ऑफ द बैड न्यूज इज प्राइज्ड इन फ्रॉम अ एफपीआई पर्सपेक्टिव। ओके। टैक्स का इम्पैक्ट आया, उसके बाद ट्रम्प का इम्पैक्ट आया, चाइना का थोड़ा इम्पैक्ट आया, बट आई थिंक यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है मेरे को एज अ एफपीआई पर्सपेक्टिव इन द मार्केट्स एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। देयर हैव बीन सम पॉजिटिव अनाउंसमेंट। सो S&P का आया, इकॉनमी इज रोबस्ट, वी आर द ओनली लार्ज साइज्ड economy which is growing at 6.5-7% from a growth perspective. There are a lot of positives in Indian market आज की डेट में भी, and now we're talking of some GST reforms with it, taxes going down which will should boost the consumption. So overall अच्छा ही लग रहा है यहाँ से। ओके, इंटरेस्टिंग। तो जो फॉरेनर्स है वो लोग रिलेटिवली देखते हैं कि यहाँ डाले कि यहाँ डाले, तो इंडिया प्रॉब्ली रिलेटिवली थोड़ा नेगेटिव जोन में था। जाना जाता है कि यूएस का जो यील्ड कर्व है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में रहता है कि जब वहाँ ब्याज दर बढ़ रहे हैं तो जो एफपीआई है उनको लगता है कि 25% में भी 25 पैसे में भी डिफरेंस बहुत हो जाता है टू मूव फ्रॉम इक्विटी टू डेट। राइट। एंड यूएस इज अ गशर ऑफ कैपिटल, उधर कैपिटल की कमी नहीं है, दो इट्स अ हाईली इंडेटेड इकोनॉमी, सब दुनिया को हर किसी को उधार देना है, बट सबने उनको इतना उधार दिया हुआ है कि सबके फेवर में है कि वो चलें। नहीं तो उनका उधार ट्रेजरी जो सबने लेके बैठी हुई है यूएस ट्रेजरी, सब नुकसान होगा। सो दैट बिकम्स अ फैक्टर एंड liquidity has been very high in US markets. Right. So if I look at it in a funds context and my investors with whom we keep talking to as a firm, so जुलाई में जब टैक्स बढ़ा, US was on a tear. तो एक ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी, जिसके लिए इंडिया एक छोटा एलोकेशन है, उसका यूएस में पैसा बन रहा है और इंडिया मार्केट नीचे जाने लगा, तो सडनली अगर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ जिसमें $100 में से मैंने $5 इंडिया में डाला और मेरे को लग रहा है यहाँ नहीं बन रहा है पर उधर बन रहा है, तो मैं कैपिटल शिफ्ट कर दूंगा। सी, हम लोग जो इंडिया में बैठे हैं, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है स्टॉक मार्केट के लिए, तो मुझे तो इंडिया ही करना है और मुझे इंडिया पे बुलिश ही रहना है, ऑप्शन नहीं है कोई। आप चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें या न्यूज़पेपर देख लें, तो हम सब इंडिया पे बुलिश ही रहते हैं बिकॉज हमने बेचना ही वही है। तो कोई भी फंड मैनेजर हो, कोई भी पीएस मैनेजर हो, कोई भी वेल्थ वाला हो, बट ग्लोबल इन्वेस्टर के पास वो लिमिटेशन नहीं है। सो दे विल मूव देयर कैपिटल वेयर दे थिंक द रिटर्न इज देयर। इवेंचुअली दे विल कम बैक। It's like a cycle. It's like a big giant wheel. Something goes up, something comes down, but the wheels keep rotating. Right. Your asset classes are finite. Right. It's just that capital moves from one asset class to other asset class, one geography to another geography, but eventually the capital is finite. There's no overnight money being printed. So cycle है, हुआ है, वापस भी आ जाएगा। Interesting. तो आपने इतना जो ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट किया, आपके फंड ने रिटर्न जनरेट किया, तो ऑब्वियसली आपकी फ़िलोसॉफी थोड़ी डिफरेंट होगी, बिकॉज जब हम म्यूचुअल फंड और बाकी लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, उनका CAGR देखते हैं, तो योर इज़ फार ग्रेटर देन व्हाट अदर पीपल हैव डन। इसमें टैक्स का क्या रोल है? क्योंकि एफपीआई को टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो आपका रिटर्न भी और बेटर है। एफपीआई को पूरा टैक्स लगता है। एफपीआई को लगता है पूरा टैक्स। सो लॉन्ग ओनली में पूरा टैक्स लगता है, खाली डेरिवेटिव्स में टैक्स नहीं है। ओके, हम लोग डेरिवेटिव्स अभी तक करते नहीं है, शुरू करने की इच्छा है, विचार है, अगले महीने से करेंगे दूसरे फंड में। ओके, तो इसका मतलब जो म्यूचुअल फंड जो टैक्स पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, आप भी वही टैक्स पे कर रहे हैं, कंसिडरिंग दैट जनरेटिंग सच अ हाई अल्फा। इस पे थोड़ा बात करते हैं कि क्या है वो सीक्रेट सॉस आपके अंदर।
तो सीक्रेट सॉस तो नहीं है कुछ, इट्स अ प्लेन सिंपल क्लासिक ओल्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हम लोग कोई व्हील को रीइन्वेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग की फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि उस कंपनी को पैसा दो जहां पैसा बनेगा, छोटी कंपनी हो जहां हमें दिखता है कि ये कैपिटल देने से वो बड़ी हो जाएगी। कितनी छोटी सर? कोई बेंचमार्क नहीं है, 50 करोड़ की टॉप लाइन होगी हम तब भी सपोर्ट करते हैं, और हमने किया है। हिस्टोरिकली आपने 50 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी को भी इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल किया है। हमने द्रोणाचार्य में इन्वेस्ट किया था आईपीओ से पहले, तब उसका 10 लाख का प्रॉफिट था, अभी 7-8 करोड़ पे पहुंच गया है। ड्रोन सेक्टर हैज नॉट टेकन ऑफ बिकॉज इट्स डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। बट देन एक और कंपनी हमने इन्वेस्ट किया था, ईएफसी इंडिया लिमिटेड, उसके बाद 85 करोड़ की कैपिटल पे वैल्यूएशन पे डाला था, अभी 3,500 करोड़ है। वाह। और यहाँ से भी मेरे को लगता है कंपनी अच्छा कर रही है तो अच्छा करती रहेगी, तो हम तो बैठे हुए हैं देख रहे हैं। ऐसे ही कलकत्ता की आपके एक्चुअली पहली इन्वेस्टमेंट हमारे फंड की कलकत्ता में थी। अच्छा, लवली। सो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड अन्नपूर्णा स्वादिष्ट। Yes, तो हमने प्री आईपीओ में डाला था, 70 रुपये पे आईपीओ आया था। हम लोगों ने आईपीओ में भी पार्टिसिपेट किया था। तो प्री आईपीओ हमने कुछ आई थिंक 42-43 पे डाला था, तो डिड वेरी वेल फॉर अस। तो उसकी भी थोड़ी यूनिक स्टोरी थी, अच्छी लगी, प्रमोटर से मिले, अच्छा लगा। फैक्ट्री देखने गए, थोड़ा समझ में आया कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। तो वी टिपिकली सपोर्ट सच एंटरप्रेन्योर्स। लवली, लवली। सो इज इट देन कैन आई से कि आपका फंड जो है वो प्री आईपीओ अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग के बाद, लिस्टेड होने के बाद में अर्ली स्टेज में नहीं कहूँगा, वी डोंट डू अर्ली स्टेज। सो अगर मैं उसको डिफाइन करूँ, एक सिंपल 5 पैरामीटर हम लोग देखते हैं बिफोर डूइंग अ डीपर डाइव इनटू अ कंपनी, कि उसका जाके डिटेल में एनालिसिस करे, जाके विजिट करे। तो पहला तो है कि प्रमोटर कौन है, फाउंडर कौन है। तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एथिक्स कैसे हैं, थोड़ा रेफरेंस चेक करेंगे उसके बारे में। क्योंकि जब छोटी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो आप घोड़े पे पैसा डाल रहे हैं, और वो घोड़ा आपका फाउंडर प्रमोटर है, कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी। मैनेजमेंट के नाम पे प्रमोटर ही होता है छोटी कंपनी में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग लॉस को फंड नहीं करेंगे। ओके। सो कंपनी हैज़ टू बी प्रॉफिटेबल, चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट हो, बट नेट प्रॉफिट होना चाहिए, कैश फ्लो पॉजिटिव, एबिटा पॉजिटिव, पैट पॉजिटिव। ओके। सो दैट्स अ सेकंड बेंचमार्क। थर्ड बेंचमार्क इज कि आइडियली उसमें पीवीसी का पैसा नहीं होना चाहिए। ओके। होता क्या है कि हालांकि हमारा अप्रोच प्राइवेट इक्विटी की तरह है, बट द मोमेंट यू गेट अ लार्ज चेक फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर और अ वीसी इन्वेस्टर, जिसे हम सीड कहते हैं या सीरीज ए कहते हैं, जो मैंने देखा है 90% कंपनीज कभी पैसा नहीं बनाती हैं उस सेगमेंट में। तो सबसे पहले जब उसको बड़ा चेक मिलेगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले प्रमोटर की गाड़ी चेंज होगी, घर चेंज होगा, फिर महंगे लोग हायर होंगे, थोड़े कॉर्पोरेट स्टाइल के, ऑफिस नया अच्छा बन जाएगा, तब तक सीड कैपिटल खत्म हो जाता है। फिर आप सीरीज ए करते हैं तो वो कैपिटल बर्न इतना ज़्यादा है कि कैपिटल एफिशिएंटली मैनेज नहीं होता। हम लोगों को चाहिए एकदम बूटस्ट्रैप बिजनेस जो कि प्रॉफिटेबल हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि अगर पीवीसी का पैसा तो हम कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे, बट उसको थोड़ा और माइक्रोस्कोप में देखेंगे। चौथी चीज़ जो हम कंपनी में देखते हैं कि कंपनी अगर इंडस्ट्री 10% पे ग्रो कर रही है तो आपकी कंपनी 20-25% से ग्रो करनी चाहिए। तो आपके पास कैपिटल है नहीं, कभी मिला नहीं, इसके बावजूद आप 20-25% से ग्रो कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कैपिटल मिलेगा तो आप किस ट्रेजेक्टरी पे ग्रो कर सकते हैं, फिर हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। पांचवा, आपका मार्केट शेयर जो भी सेक्टर, सब सेक्टर, ज्योग्राफी में ऑपरेट कर रहे हैं बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि जब आपको कैपिटल मिले, अगर आपका आज 0.1% मार्केट शेयर है और वो बढ़ के 1-2% हो जाता है तो उसी में ही आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं अन्नपूर्णा स्वादिष्ट का एग्जाम्पल लूँ, सिंस कलकत्ता में आया हुआ हूँ, तो उसका मॉडल बड़ा यूनिक था। मार्केटिंग का खर्चा नहीं था। कलकत्ता में आपको मिलेगा नहीं, कलकत्ता की कंपनी है, तो गांव में बेचते हैं। आपको हर छोटे गांव में, कस्बे में अन्नपूर्णा के स्नैक्स मिल जाएंगे, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो मूंगफली हो या फ्राइम्स हो या कुछ भी हो। उनका मॉडल था कि 5 रुपए का पैकेट है, तो गांव में फटाफट बिक जाता है, और हर पैकेट में स्क्रैच कार्ड है। ओके। तो स्क्रैच कार्ड में गाँव में कभी किसी का साइकिल निकल गया, किसी का फोन निकल गया या 20 रुपये निकल गए, तो गाँव सब सामान खरीदने आ जाते हैं। तो मॉडल बड़ा डिफरेंट था एज कंपेयर टू हल्दीराम्स ऑफ द वर्ल्ड, सो टू से, और प्रॉफिटेबल था। एंड प्रमोटर की कन्विक्शन काफ़ी थी, एक्सपेंशन प्लान वर क्लियरली विजिबल।
सो दिख रहा था कि ये इसको इतना कैपिटल मिलेगा, एक्सपेंशन होगा तो अच्छा ग्रोथ आएगा, एंड दे हैव डिलीवर्ड एंड यू नो वी हैव एग्जिटेड नाउ, बट 400 के आसपास हमने एग्जिट किया था। ओके तो अगर मैं देखूं तो ऑन एन एवरेज 7-8x हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 2 साल में, विच वॉज अ वेरी गुड रिटर्न बाय एनी पैरामीटर्स। और आप माइंड नहीं करें मैं पूछूं आपने एग्जिट क्यों किया था, वो क्या ट्रिगर था? सो 400-450 के बाद वहां से 6-7 गुना होता नहीं नजर आ रहा था जल्दी। अच्छा, और आपका बेंचमार्क है कि 6-7 गुना होना चाहिए, तब रहे क्या फायदा है? विश लिस्ट रहती है। ओके हर कंपनी में अगर 10 में डालेंगे तो 2-3 में टूटेगा भी, Right. 3-4 में एवरेज रिटर्न बनेगा, 3-4 मल्टी बैगर निकल के आएंगे। बट सर शुरुआत जब करते हैं इन्वेस्टमेंट तब 6-7 गुना एक्सपेक्ट करना रिजनेबल है, बट जो ऑलरेडी 6-7 गुना हो गए उससे और 6-7 गुना एक्सपेक्ट करना सही है? सी अगर आपको उसके बाद 25-30-40% की ग्रोथ नजर आ रही है हाँ तो करेंगे। लाइक आज मैं बोलूँ हम वापस से सोच रहे हैं कि इसको वी हैव रीलुक्ड एट द इन्वेस्टमेंट। अच्छा उसके बाद थोड़ा स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया, अच्छा, कुछ अच्छा। एक्विजिशन हुई तो भी रोड मैप चेंज हो रहा है। अच्छा अच्छा सो एंड ऑफ द डे यू नो आई ऑलवेज से इन्वेस्टिंग में इमोशंस नहीं होने चाहिए, ई साइलेंट होना चाहिए इमोशन का। सो यू हैव टू जस्ट एक्ट। सही बात है, मोशन होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। लवली। इमोशन लाएगा तो प्रॉब्लम होगी। सही इमोशन रखें आप फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए। सर ये तो बहुत ही जबरदस्त एग्जिट था आपका। हाँ ऑलमोस्ट, मतलब पीक पे तो नहीं बट बट यू वोंट माइंड लुकिंग एट द सेम स्टॉक अगेन बाद में? अब फ्रेश ट्रेड है तब फ्रेश ट्रेड है तो फ्रेश ट्रेड मतलब 6 गुना पॉसिबिलिटी है, तब मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। मतलब यहाँ से अगर 3-4 गुना भी दिख रहा है तो ठीक है, बट इट्स अ फ्रेश ट्रेड। समझ गया। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट व्हेन यू लुक एट द सेम कंपनी अगेन। राइट देयर इज नो अटैचमेंट देयर कि अगर मान लीजिए हमने 400 में बेचा था और अभी 800 हो गया, हाँ कि अब नहीं देखना है, अगर 800 हो तो कुछ बदला भी होगा। सही बात है, तो ऐसा नहीं है कि हम 400 में बेच के 800 में दोबारा नहीं खरीदेंगे, वो भी कर सकते हैं। सही बात। सर एक मैं थोड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ कि दोस्तों मैं ना कोशिश कर रहा हूँ अवनीत जी से जितना हो सके ना केस स्टडीज़ के एग्जांपल ले लेके इनसे बातें निकलवाऊँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बोलेंगे तो आप ले लेंगे, तो एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशन डिस्कशन है, यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। मान लीजिएगा कि इनके फंड में ये स्टॉक होगा, मान लीजिएगा, होगा नहीं होगा वो एक सेकंड की बात है, ठीक है सर, क्योंकि मुझे आपसे बहुत केसेस निकल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। या और इंसान सीखता गलतियां कर गई हैं, तो इंसान जब तक खुद का पैसा गवा के नहीं सीखता उससे बढ़िया लर्निंग कहीं से नहीं आती। तो हमने भी बहुत जगह नुकसान किया है। हाँ तो एक दो नुकसान की बात कर लेते हैं। ये तो आप गया सक्सेस स्टोरी हो गया, निपुणा नुकसान वाला कुछ स्टोरी बताइए। तो स्टॉक्स के नाम नहीं लूंगा, हाँ, क्योंकि पब्लिक का पैसा मैनेज करता हूँ, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई। हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, अच्छा 8-9% स्टेक था हमारा। तो मैं प्रमोटर को, और आज उसका स्टॉक आईपीओ प्राइस से नीचे है, आईपीओ 3 साल पहले आया था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही प्रमोटर को मैसेज किया गुड मॉर्निंग, तो उनका जवाब नहीं आया। अच्छा, मैंने 3-4 दिन बाद दोबारा मैसेज किया कि क्या हाल है, गुड मॉर्निंग, फिर जवाब नहीं आया। तो मैंने उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर को कॉल किया कि भैया हम तो कंपनी से निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या हो गया? मैंने कहा यार 10% कंपनी है, मतलब एक गुड मॉर्निंग का जवाब तो दे सकते हैं। बरोबर है। एटलीस्ट अगर कुछ प्रॉब्लम है बिजनेस में समझ लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, बट एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद हम कंपनी को जाकर मिले, तो बिजनेस के नंबर्स नहीं आ रहे थे, पर फैमिली ने 9 करोड़ की सैलरी डाली हुई थी। ओहो। तो हम बैठ के मिले, हमने कहा भैया ये तो नहीं चलेगा। तो हम उनकी सैलरी आधी से भी कम करवाई ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तुम डिलीवर करो, तनख्वाह लो, हमें दिक्कत नहीं है। बट इवेंचुअली अगले 5-6 महीने में हमने धीरे धीरे करके पूरा एग्जिट ले लिया कंपनी में से। तो यहाँ से एक लर्निंग ये भी आती है कि हम स्मॉल कैप में तेजी में अच्छे लगते हैं, पर एग्जिट डोर बहुत नैरो होता है। अगर आप बड़ी पोजीशन बेचना चाहें तो बिकेगा नहीं, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो बिल्कुल ही नहीं बिकेगा। आपको धीरे धीरे करके बेचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमेशा कॉशियस रहना पड़ता है, और डेटा पॉइंट्स नहीं मिलते इसमें। आपको एक रिलायंस या टीसीएस या इन्फोसिस देखना है तो हजारों एनालिस्ट उसको कवर कर रहे हैं, एनफ पब्लिक डेटा अवेलेबल है। छोटी कंपनी में डेटा ढूंढना पड़ता है उसका जाके, बिकॉज उस सेक्टर के अंदर भी एक बहुत छोटा प्लेयर होगा, कुछ बहुत ही एक छोटा प्रोडक्ट कर रहा होगा। सो हम लोग उसमें से एग्जिट कर गए। ऐसे 2-3 किस्से और भी हैं जहाँ पे कहीं आईपीओ डिले हो गया। हमने सोचा था कि आईपीओ 6 महीने में आ जाएगा, पर आज 1.5 साल हो गया है। तो पेशेंस भी लगती है। समटाइम्स बिजनेस डजंट डू वेल, इंडस्ट्री हेडविंड आ गई,
प्रमोटर ग्रीडी हो गया, मल्टीपल थिंग्स हैपन बिकॉज वाइल हम बोलते हैं कि हम इसको पैसा देंगे जिसको कभी ना मिला हो, ऐसा भी होता है कि सडनली उसके पास 50-60 करोड़ आ गए, वो ढीला हो जाता है कि लाइफ सडनली अच्छी हो गई, अभी तो लाले पड़े थे पैसों के, अभी पैसे आ गए तो अभी बिजनेस पे उतना फोकस हट जाता है। तो रेगुलर इन टच रहना प्रमोटर के साथ, ऑफलाइन डिस्कस करते रहना, कभी मैसेज कर दिया, कभी मिल लिए, पूछ लिया, अरे भैया उसका क्या हुआ, क्योंकि रिजल्ट तो अगर आप ऐसे में देखें तो 6 महीने बाद आएंगे, पर 6 महीने के बीच में क्या हुआ उस पे पल्स पे हाथ रखना बहुत ज़रूरी है। बट वो आप प्रमोटर के साथ टच में हैं तो आपके पास तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फिर? एक्सेस टू बेटर इन्फॉर्मेशन, यस। which अगर is आपने कंपनी में बड़ा इन्वेस्ट stake किया ले रखे है हैं, हाँ। और बहुत शुरू में इन्वेस्ट किया है, Correct. जब आप उस लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में पैसा देने से पहले, तो एक इन्फॉर्मेशन का एज तो रहता है। तो अगर इनिशियल फेज में जो कंपनी में पैसा डालेगा, राइट, देयर इज अ डेफिनेट एज विच द पर्सन विल एंजॉय। ऑब्वियसली रिस्क भी है उसमें इनिशियल फेज पे, तो इट्स लाइक अ वेंचर इन्वेस्टिंग, राइट? सो टिपिकली वेंचर इन्वेस्टिंग में यू विल फाइंड 100 bagger, 200 bagger, 500 bagger, ऐसा एकदम मल्टीप्लाई हो गया जी। हमारे केस में वो नहीं होता बिकॉज हम थोड़ा लेट स्टेज में आते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी में आते हैं, बट कंसिस्टेंट 4-5-6 बैगर मिलते हैं और 25-30 बैगर कोई निकल जाएगा बीच में से। समझ गया। तो 10 अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो कितने इसमें से आप बोल सकते हैं कि हमारा सेटिस्फैक्टरी रिटर्न जोन में आए? तो अगर मैं अपना टोटल पोर्टफोलियो देखूं तो वी हैड पॉजिटिव रिटर्न्स इन 92% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। वाओ। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, बट पॉजिटिव रिटर्न 92% में रहा है। लवली। हम लोगों ने कुछ 90 IPO में अभी तक एज एंकर एक्ट किया है। अच्छा। बल्क ऑफ देम ऑल्सो हैव बीन इन पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री, बट ऑन एन एवरेज अगर 10 में से मैं लेके चलता हूँ कि 3 में तो नुकसान होगा ही होगा। जहाँ पे आप 20% लॉस लें, 40 लें, 50 लें, 70 लें, आपको लॉस लेके एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल फाइनाइट है। अब या तो हम उसके साथ बैठे रहें कि ये तो मेरा इमोशन वाला बात आ गया, या आप ई को साइलेंट रखें और बेचते हैं और वो 30 रुपये 100 के जो बचे लेके कहीं और डालें जहाँ से आपकी रिकवरी हो जाए, विच इज बेटर। सो और 3-4 में एवरेज रिटर्न बनेगा 10-15%, 20%, एंड 3-4 आपके अच्छे मल्टी बैगर देके जाएंगे जिसमें आपका 7-8-10 टाइम्स हो जाएगा। सो सम ऑफ पार्ट्स यू ऑलवेज कम अहेड ऑफ द पैक। तो ये जो विनर होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमको रिटर्न बूस्ट देते हैं, इनको हर भाव में फिर आप सपोर्ट भी करते होंगे और डालते होंगे पैसा? बिल्कुल डालते हैं, क्योंकि बड़ा जो मैंने देखा है, समझा है, जितने भी लोगों से मैं बात किया हूँ, चाहे विजय जी है, जब भी, कि एक बार पता लग गया ये विनर है तो उसमें तो और ऐड करना ही करना है। तो मतलब केस इन पॉइंट, डिस्क्लेमर, हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है, हम बेच नहीं रहे हैं, नाम में बेचना है। 3.5 साल से दिस वाज अ सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फंड, अ कंपनी कॉल्ड EFC इंडिया लिमिटेड। ओके। तो पहला पैसा हमने 10 रुपये पे डाला था। 10 रुपये में? उसके बाद कंपनी को कैपिटल रेज करना था तो हमने 75 रुपये में डाला। ओके। 1.5 साल बाद। उसके 6 महीने बाद 140 पे डाला। Okay. मैं पोस्ट बोनस ले रहा हूँ ताकि फॉर ईज ऑफ कंपैरिजन, मेरे हिसाब से अभी 350 के आसपास होगा। अभी कोई मेरे से पूछे कैसा लग रहा है, मैं कहता हूँ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को अभी भी सस्ता लगता है। आप 10 रुपये में लिए हुए पहले, उसके बाद भी आपको 350 में सस्ता लग रहा है? क्योंकि कुछ तो बिजनेस में मोट है जो कि समझने में टाइम लगता है, पर क्योंकि हम लोग 3.5 साल से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, एंड इट्स अ जर्नी। आज इसके 21-22 हज़ार शेयर होल्डर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, एंड विच हैव बीन ग्रोइंग क्वार्टर एंड क्वार्टर बिकॉज एज इट गेट्स डिस्कवर्ड, राइट। सो यू हैव टू हैव पेशेंस फॉर दोज विनर्स एंड देन यू सपोर्ट देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। राइट। मैं देख पा रहा हूँ इसमें नैव कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड में आपने 1.2%। तो वी हैव फ्रॉम मल्टीपल फंड्स, ऑफ कोर्स, बट हाँ, इंटरेस्टिंग। तो सर एक पॉइंट पे व्हाट विल बी योर परसेंटेज, ओवरऑल कैपिटल का कितना परसेंटेज एक कंपनी में एज एन एक्सपोजर रखने में आप कंफर्टेबल हैं? So position sizing is very, very important. You cannot take very concentrated bets in any stock. But at the same time, what happens is if the stock does too well and you know it's a winner, do you want to sell it? That's a difficult question that you need to answer, or every investor needs to answer. So
जैसे EFC में हमारे पास ठीक ठाक होल्डिंग है, पर्सनली ऑल्सो आई होल्ड, ऐसे ही कुछ और कंपनीज हैं वेयर द प्राइसेस हैव दिस हैज बिकम 30+ टाइम्स बट अदर्स हैव बिकम 6, 7, 8 टाइम्स एंड वी कंटिन्यू टू होल्ड और इन्वेस्ट। अभी जब 10 रुपए पे डाला था तब पोजीशन साइजिंग उतना था, 70 पे डाला तब उतना था, 140 पे डाला तब उतना था। अभी वो इवेंचुअली बड़ा हो गया। आर वी इन अ हरी टू सेल? नो। आर वी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द पोजीशन हैज बिकम बिगर? यस वी आर। पर बीच बीच में कभी हल्का, थोड़ा बहुत हल्का, मतलब हमने 3-3.5 साल में शायद 10% होल्डिंग बेचा होगा। और वो क्यों बेचे? इज इट बिकॉज दूसरा अपॉर्चुनिटी लग रहा था, वो थोड़ा बेटर लग रहा था तो थोड़ा निकाल के वहाँ डाल दिए? There was no compulsion. There was no compulsion. Right. It's just that कि दूसरा थोड़ा बेटर लग रहा था, थोड़ा सा हल्का किया, कहीं और डाल दिया। समझ में। सर आपके फंड में अभी कितने स्टॉक्स हैं? So total stocks would be about 40-45 holdings. That's a good number, huh? जनरली एक फंड इतना स्टॉक रखता है? तो उसमें एक्चुअली में वी आर वेरी एक्टिव ऑन दी SME साइड एंकर, सो दो दैट इज 20% ऑफ अ पोर्टफोलियो, 80% इज मेन बोर्ड, बट लोग हमें SME के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो विजिबिलिटी आ जाती है। जैसे मैं बोला था कि हमने खाली SME में कुछ 80-85 एंकर किए होंगे अभी तक, एंड वी आर द लार्जेस्ट discretionary institutional investors in the SME in India. Oh wow. By far. Wow. As a fund. As a fund. Okay. तो आपको क्योंकि इंडिविजुअल्स कुछ होंगे वो अलग होंगे, तो अपने नाम वो राजस्थान ग्लोबल है, दैट इज एन इंडिविजुअल। करेक्ट। कुछ फंड्स हैं which are more of platforms. जी। As a pure discretionary we are the largest. तो सेक्टर में हम बिलीव करते हैं, तो उसमें एंकर करते रहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। तो कई बार क्या होता है, बहुत ही अच्छा IPO है पर एंकर ही 6 करोड़ का है, उसमें आपको 1 करोड़ ही एलोकेशन मिला, तो थोड़े से नंबर ज्यादा हो जाते हैं। लाइक आवर पोजीशंस हैड रीच्ड ऑलमोस्ट 75-80 इन जुलाई-अगस्त लास्ट ईयर, सो वी बीन काइंड ऑफ थोड़ा रिड्यूस किए पोजीशंस, बिकॉज अभी जब बोल रहे थे कि उतने स्टॉक मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग क्लोजली ऑन द कंपनीज। आप बार बार देखते रहते हो बिकॉज डेटा पॉइंट्स आर नॉट मच, सो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनीज। और थोड़ा बायसनेस भी हो जाता है ना सर, पैसे लगे रहते हैं कंपनी में तो हमको पॉजिटिव ज़्यादा दिखते हैं फिर। सो वो तो ह्यूमन नेचर है। बायसनेस आता है, बायसनेस को ही काटना है। वो कैसे काटते हैं? और एक तो आपने मुझे एग्जांपल दिया था कि फाउंडर वाला जो आपने एग्जांपल दिया था, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो मतलब एक तो अटैचमेंट नहीं रखना, बोथ ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। सो पॉजिटिव साइड पे भी like EFC, the stock has done well for us, so we're coming back to that. But we've exited a lot. There's another company called TCC Concept. We've not exited. In fact, between me, my wife, and personally, I also have invested significantly. तो उसमें लास्ट हमने 350 भी पैसा डाला था, अभी शायद 500 के नीचे होगा। बेचा नहीं है। ओके। मेरे को 3 फंड से कॉल आ चुका है। अच्छा। कि थोड़ा स्टॉक दे दो। अच्छा। तो मैंने कहा भैया बेचना ही नहीं है तो क्यों बेचे, हमें रखना है। सही बात। अटैचमेंट नहीं है इसमें कोई भी। समझ गया मैं। पर क्योंकि अभी जर्नी अनफोल्ड होनी शुरू नहीं हुई है, हमें भी इसमें भी 3 साल हो गए, बट अभी तक इट्स स्टिल गेटिंग देयर, इट्स नॉट गॉटन देयर। सो लगता है कि अभी वो ना उसमें मतलब उतने लोगों को पता नहीं है, 1.5 और लगेगा शायद, तो बैठेंगे आराम से। बट कहीं लगेगा कि अगर वो ट्रैक पे नहीं जा रही है तो निकल भी जाएंगे। वैसे ये SME में आया था क्या ये कंपनी? ये नहीं, रिवर्स मर्जर हुआ था, इसका लिस्ट हुआ था। ओके, ठीक है। तो ये मेन बोर्ड की कंपनी है। अब जैसे 1600 करोड़ का मार्केट कैप है जी। जब आपने लिया था उस समय क्या मार्केट कैप था? मतलब इसमें 2-3 राउंड हुए कैपिटल रेज के जी। तो हमारा इफ आई हैव टू कंपेयर प्राइस टू प्राइस, तो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट था 78 पे। 78 करोड़ का मार्केट कैप में? 78 पे तो मार्केट कैप 80 करोड़ के आसपास होगा। 80-100 करोड़ था। अमेजिंग। तो 80 करोड़ से यही सब तो सीखना है सर, ये और सीखना है अभी आपसे। तो एक तो क्या मैनेजमेंट को आप देख रहे हैं, व्यू बना रहे हैं, टॉप ऑफ द जो 5 पॉइंटर्स आपने हमको बताया, बहुत प्यारे बताया। फाइनेंशियल्स को कितना वेटेज देते हैं? और काफ़ी वेटेज देते हैं। अच्छा, काफ़ी वेटेज देते हैं। ओके। एज लॉन्ग एज उसमें वेटेज पूरी देते हैं, कैश फ्लोज देखते हैं, कहाँ जा रहा है, कंट्रोल भी रखते हैं काफ़ी। इन द सेंस डायरेक्टली हम बोर्ड पे नहीं आते, हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, बट फिर भी पता होना चाहिए। एक कंपनी में जैसे मैंने इन्वेस्ट किया था, पहले पर्सनल इन्वेस्ट किया था, देसी फार्म्स करके, उसको भी लिस्टिंग हो जाएगी जल्दी। तो
बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा मेरे को पहली बार मिला. सो द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, एक्चुअली प्रमोटर नाउ, नॉट द फाउंडर, ही यूज्ड टू बी CEO ऑफ ग्रीव्स कॉटन. उससे पहले कमिंस में था, बैकग्राउंड बाय इंजीनियर. वाओ. टर्न्ड अराउंड ग्रीव्स कॉटन एक्चुअली फ्रॉम व्हाट यू सी टुडे. ओके. तो वो ये डेयरी में इन्वेस्टर था, नौकरी छोड़ के प्रमोटर बन गया. उस एग्जिस्टिंग फाउंडर से शेयर कर लिया एंड द बिजनेस वाज रियली स्ट्रगलिंग. ओके. उस टाइम पे बेरली 4-5 करोड़ की टॉप लाइन थी, प्रॉफिटेबल था. कुछ लाख कमा रहा था, पर कमा रहा था, कैश बर्न नहीं कर रहा था. उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया, कुछ मेरे दोस्तों ने इन्वेस्ट किया, फिर हमने फंड से इन्वेस्ट किया कुछ 1.5 साल पहले, थोड़ा सा अमाउंट टेस्ट करने के लिए. अभी हमने अपना इंडिया फंड है, नव भारत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड, और सिंगापुर, दोनों से भी उसमें इन्वेस्ट किया. ये साल 350 करोड़ का टॉप लाइन और कुछ 20-25 करोड़ की पॉजिटिव पैट की विजिबिलिटी आ गई है 2.5 साल बाद. वही क्या करते हैं? A2 मिल्क प्रोडक्ट्स, so घी, आपका पनीर, रबड़ी. A2 तो फेमस है. लो शुगर, हाई प्रोटीन, रबड़ी, लस्सी, ग्रीक योगर्ट, ऑल अराउंड डेयरी, मिठाइयाँ. तो दे डूइंग रियली वेल. बट वो प्रमोटर लगा रहा कंपनी में. तो हमने पोजीशन साइजिंग में, तो हमने पहले एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, आज बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब बिजनेस मैच्योर हो गया है. अब वो स्टेज पे पहुंच गया कि इसको यू कैन थिंक ऑफ इसको लिस्टिंग करें, IPO करें, कुछ करें, बट अब वहाँ पे पहुंच गया है. सो बट इट वाज अ जर्नी. सो अगेन पहले छोटा चेक, फिर थोड़ा बड़ा चेक, फिर एकदम स्टेज पे पहुंच गया तो बड़ा चेक. एंड वी डू विद pre-IPO कंपनीज ऑल्सो. बल्क ऑफ द मनी विल कम अराउंड द IPO. तो ये डील्स मिलते कैसे? सर काफ़ी तो दोस्तों से आ जाती हैं, अभी नेटवर्क से आ जाती हैं. वी गेट अबाउट 4 to 5 pitches a day. Okay. So we have a proper process. One of the analysts will pick up one sector who will lead the transaction after that. अगर बेसिक फिल्टर हमारे जो 5 मैंने बताए वो मीट नहीं हो रहे तो पहले ही रिजेक्ट हो जाती है. इफ़ वी मीट दैट देन वी स्टार्टेड डाइविंग डीपर. पहला मैनेजमेंट का कॉल करते हैं, पर 4-5 डील फ्लो आता है. सो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, डायरेक्ट, नेटवर्क इफेक्ट. बिकॉज द वे वी अप्रोच इट इज़ कि अगर अच्छा डील है तो ऐसा नहीं है कि सारा हमें चाहिए. सो वी ऑफर को इन्वेस्टमेंट टू friends, investors in the fund. So while we might be leading the transaction, which is more of the investment banking side of us, but we will then nurture it. So a lot of times deals come from various investors. They know that we look at these sectors. A lot of times deal come from promoters. एक अच्छे promoter के साथ काम किया, उसका कोई दोस्त है या किसी को जानता है तो वो बोलेगा कि यार ये लोग अच्छे हैं, इनके पास जाओ. तो काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से आती है, पर डील फ्लो इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. 4-5 रोज का इनफ्लो है. और कितनी बड़ी टीम है आपकी जो डील्स को इवैल्यूएट करती है? सो अभी 5 एनालिस्ट हैं. ओके. इंडिया में? नहीं, 4 दुबई में, 1 इंडिया में. इंडिया ऑफिस अभी हमने फेब में खोला. अच्छा. वी इनॉग्रेटेड द ऑफिस, अहमदाबाद में खोला. अच्छा. तो वी स्टार्टेड हायरिंग पीपल हियर. वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट CAT to AIF नव भारत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड. ओके. We also received SEBI's approval for CAT 3, which will be starting later. ओके. So वो भी ऐसे हुआ कि हम लोग तो बाहर से ही कर रहे थे FPI. हमारे क्लाइंट्स आर मोस्टली नॉन इंडियंस, बट इंडिया कनेक्ट तो है, खून से तो दिल से एकदम तो देशभक्त हैं. तो काफ़ी दोस्त कहते थे यार आपके साथ इन्वेस्ट करना है. बरोबर अब उनका दे कैन नॉट इन्वेस्ट विद अस, राइट, बिकॉज वी आर FPIs एंड वी कैन नॉट टेक LRS मनी. राइट. सो वी से ठीक है, अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ इंडिया में चालू करते हैं. सुपर. So we started, we opened an office in India and we started our India fund also. सुपर. बेस्ट ऑफ लक कि आप इसमें आगे बढ़े. Yeah, in fact, we did the first drawdown on 16th of July and 31st July we closed 5% up. अच्छा, लवली. तो सर अब मैं वापस से कुछ केस स्टडीज़ में आता हूँ. आपने 2-3 स्टॉक्स तो आपने बताया, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ. अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ डिस्कशन. कुछ और जहाँ पर आपने आपको लगा हो कि यार ये बहुत सही लग रहा है एंड यू टर्न्ड आउट टू बी रियली अमेजिंग फॉर यू अपार्ट फ्रॉम दीज? So
I mean, these are which have turned. So some we have exited. So there was a company called TAC Infosec, which we've exited fully. Okay, DAC Infosec. TAC Infosec. Okay, TAC Infosec. It was India's first cybersecurity IPO. अच्छा. Did about 10x for us or 14x or 18x at peak in less than a year. But we thought while everything is good, stock has run up way ahead of its fundamentals. So we did a quite exit over a few months. Nice. So there are many such stocks, some which are there in the portfolio, some we've exited. But जहाँ पे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा पेट भर गया, हमें नहीं चाहिए, और आराम से we exit. There's no attachment or there's no FOMO there कि यहाँ से और बढ़ जाएगा. और बढ़ गया, करेक्ट. सो ये SME सेगमेंट जो है, ये बेचारा बहुत बदनाम सेगमेंट है. बिल्कुल. फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम मीडिया पर्सपेक्टिव, ठीक है. और इसमें क्या होती है, इसका नाम बदनाम में भी वॉलेटिलिटी है. तो बहुत पैसे बन रहे होते हैं तो सब वाहवाही करते हैं, और अभी जैसे इसकी हालत ख़राब है तो बेचारे को बहुत पिटाई पड़ रही है. पर आपका एक्सपीरियंस SME सेगमेंट में जनरली अच्छा रहा है? जो हमारा जनरली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो कुछ उसको लेके डूज एंड डोंट्स. So I think merchant banker का track record बहुत important है. There have been some bad apples. SEBI has taken action against some of them. And there are some large investors who've not done what it should have been, right, in terms of pump and dump कह लीजिए, या एकदम प्राइस खींच देना, because liquidity थोड़ा टाइट रहता है, so it's easy to manage. 15-20 करोड़ का IPO any large investor can manipulate it easily. But I think merchant banker का ट्रैक रिकॉर्ड, इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा प्रोमोटर की बैकग्राउंड क्या है, पैसा क्यों चाहिए कंपनी को, the multiple factors that one should look at apart from the numbers. पीछे एक IPO आया था, वो बड़ा फेमस हुआ था, मोटरसाइकिल डीलरशिप का. तो किसी IPO से पहले की बात है, मैं दिल्ली में था, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरे को वो डील दिखाई, तो मैं हंसने लग गया. मैंने कहा ये क्या करेगा, हो क्या रहा है, और पागलपन चल रहा था. मतलब उसमें 1,500-2,000 करोड़ रेज हो गया, 7-8 करोड़ का IPO था. तो वन हैज़ टू बी केयरफुल. उस टाइम पे फ्रेंजी में सबने डाला पैसा, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दोज. वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइसिंग हैज़ टू बी राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ले बियर रहे हैं और भाव शैंपेन का पे कर रहे हैं. मतलब दैट बिकम्स वेरी इरैशनल. I mean, we saw the frenzy in solar also, solar EPC in particular. तो मैं उस टाइम पे, आज से साल डेढ़ पहले बोला था, मैंने कहा ये EPC का धंधा है, और वो भी सोलर EPC है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे आसान EPC है. तो 100 का मल्टीपल कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से 15-20 समझ में आता है if you're doing well. And in due course we have seen that correction happening. Companies despite 100% ग्रोथ देने के बाद भी आज 40 के मल्टीपल पे आ गई. मेरे हिसाब से वो और साल डेट में करेक्ट होगा, या तो प्राइस नहीं ज़्यादा बढ़ेगा या ग्रोथ आएगी, बट आइदर वे डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट हैज़ टू करेक्ट. सो नेवर पे एक्सट्रीमली हाई प्राइस, वेदर इट्स द IPO प्राइसिंग और द लिस्टिंग प्राइसिंग. महंगा मत लें कभी. वैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आप PE कह रहे हैं, अर्निंग मल्टीपल कह रहे हैं, ये हिस्टोरिकल है कि ये फॉरवर्ड PE भी देखते हैं इसमें? हम लोग तो हिस्टोरिकल PE पे जाते हैं. ओह, आप ये करंट ईयर का फॉरवर्ड भी नहीं निकालते? आइडियली सिंगल डिजिट या अर्ली मिड टीन के ऊपर हम लोग जाते नहीं हैं. हिस्टोरिकल PE सिंगल डिजिट सो मिल जाती है सर अभी आपको? देखो सर, जो टैक इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी IPO था, हाँ, ये क्या PE में आया था? 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे 6 करोड़ का पैट था. ओह, और मतलब NSE BSE सब क्लाइंट है, HDFC बैंक. ओह माय गॉड. सो रीजनेबल था. अभी मिलेगा? हाँ, अभी मिलेगा इंडिया में ये सब? मिलता है, इस वैल्यूएशन पे मिलता है? मिलती हैं कंपनीज. लिस्टेड लिस्ट करवाए, मतलब IPO में जाओ, प्री IPO में जाओ. हाँ, थोड़ा प्री IPO में जाना थोड़ा पड़ेगा जर्नी सर. थोड़ा लंबी होती है, हाँ. हैंड होल्ड करना पड़ता है, पर मिल जाती हैं कंपनीज. सी आई ऑलवेज से, आज आपकी मेन बोर्ड पे BSE NSE कंबाइंड कुछ 7,000 कंपनीज लिस्टेड है. राइट. SME में कुछ 1200-1300 हैं. 300 मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर चुकी हैं. अगर इंडिया को हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बोले, सो SME इज द बैकबोन. आज आपकी 40% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वहीं से आनी है. और मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अदर थिंग्स, FPI इज नॉट अ बिग चैलेंज. चैलेंज इज द यूथ एंड द अनएम्प्लॉयमेंट. अगर उसमें जॉब क्रिएट करनी है तो SME ही चाहिए. पिछले 4-5 साल में क्या हुआ पोस्ट कोविड,
जितनी भी जॉब बनी है वो सब गिग इकोनॉमी में बनी है। तो आपके डेंजो, इंस्टामार्ट जो भी हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो, डिलीवरी बॉयज बन गए सब। नाउ दैट इज नॉट अ स्किल सेट यू वांट टू एनकरेज। रियल जॉब्स नहीं बनी है। आई थिंक उसके लिए वो पिवट होने के लिए एसएमई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना नहीं आएगा। You know, Adani or Ambani will only employ X number of people, but it is the downstream which employs bulk of the people. So SME sector is important. और अगर आज मैं बोलूँ कि 1200 listed company है SME में, I see no reason why there cannot be 10,000. Okay. Because for each main board company, there are at least 5-6 SMEs who are surviving. And they're profitable. So, and you know, what happens, so I was talking to a friend of mine, very interesting. EFC के context में लेके एक पुरानी बात है, EFC, TCC, the same founding group. So, अगर आप promoter को मिलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, तो कभी पैसा नहीं डालेंगे। अच्छा। शायद अभी डाल दे कोई, but I'm talking of the early days. जी। So there was a friend of mine who was the CEO of one of the largest investment banks here, and he had just retired. तो मैं उससे डिस्कस कर रहा था, उसका राउंड रहा था। मैंने कहा अच्छा है, गुड गाय, ही विल डू वेरी वेल। एंड आई सेड दिस वाज अबाउट ईयर एंड अ हाफ बैक, एंड आई सेड मार्क माय वर्ड, ये 2 से 2.5 साल में बंदा बिलियनर हो जाएगा। अच्छा। तो ये अरे नहीं यार, वो क्या बिहारी की तरह बोलता, बोलना भी नहीं आता ठीक से। अच्छा। सो आई सेड brother, you have left your corporate job, so you need to please remove your suit, roll up your sleeves and look at it from a different perspective. Business नहीं आता है, पर धंधा जानता है। Wow. He knows his business. Right. वो क्या कर रहा है, unit economics उसको उसके business की पूछो, he will beat anyone. So that is what you need to understand. And if I look at India at large, and a lot of these companies don't get that capital because they cannot present or because they cannot speak in fluent English. Correct. Which is a big misnomer. And I think जहाँ पे बड़े PE VC fund चीज को मिस कर जाते हैं, that's a segment we capture. हमें फर्क नहीं पड़ता वो दिखता कैसा है या बात कैसे करता है, उसको धंधे की पकड़ होनी चाहिए. And there it is not about finding the right answer that you're looking at. You know, typically आज मैंने 25 साल दूसरों के लिए काम किया, अभी 4 साल खुद के लिए काम करते हुए हो गए. So कभी कभी शुरू में लगता था कि लेट शुरू किया, बट इफ आई लुक बैक टुडे एंड रिफ्लेक्ट, आई थिंक वो जो 25 साल में सीखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कमिंग इन हैंडी. सो हम लोग कई बार, स्पेशली द यंगर एनालिस्ट, दे आर लुकिंग फॉर द राइट आंसर. उसको वो पी देखनी है, उसको कैश फ्लो देखना है, बट वॉट दे मिस आउट इज यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, नॉट सर्च फॉर राइट आंसर्स. वो थोड़ा सा मिसमैच आ जाता है. आई थिंक प्रॉब्ली some gray hair teach you that maybe, but I think that is where a lot of these founders, promoters, entrepreneurs who cannot speak good English, who are not very presentable, who cannot actually stand up and make a presentation, there's a lot of opportunities lying in the tier 2, tier 3 cities of India. तो दिल्ली बम्बई में डील नहीं मिलती है. सही है. You have to go to tier 2. In fact, most of our success stories are actually from tier 2, none from the metros. And we've just done a company which is into serum manufacturing. So 1,400 horses will can get listing in 6-7 months. So they manufacture essentially anti-snake venom, anti-diarrhea, and multiple anti-rabies vaccine from horses. 1,400 घोड़े हैं अभी. First time when I invested into that company, they'd started business in 2019. 2 technocrats, BTech, biotech engineers. कोविड हैपन. 500 घोड़े थे. अब एम्प्लॉय को निकाल सकते हो, सैलरी बंद कर सकते हो, फैक्ट्री बंद हो गई, घोड़े को तो खाना खिलाना पड़ेगा. सही है. पेटा एंड अदर रेगुलेशंस कम इन. सो एनीवे दे वेंट बैंकरप्ट. मतलब घर गिरवी, सब कुछ गिरवी, पैसे ही नहीं थे जिससे उधार ले सकते थे, सबसे ले लिया, बट दे सस्टेन्ड द कोविड पीरियड. माय गॉड. Fast forward, last year March, they did a 18 crore top line with 6 crore PAT, on track to do 30-40 crore PAT this year, 100 crore next year. So I funded them about 2 years back.
personal capital. Wow. Again, funded them a year back. Now we've gone in from the fund because they've reached a size and profitability where you can cut a larger check. But if you see their journey, it's very interesting. जी. अब वो कहाँ पे है कंपनी? सांगली में. Wow. So, and very few times these large houses or fund managers from large houses will make that effort to go and spend time there. So I spent 2 days there at the plant, trying to understand everything. Spend time with them, get to know the people, their culture, stay with them. So these are small things which come in handy, but milti tier 2, tier 3 mein. That was the point I was trying to make. So you have to make an effort to go and find these companies. सही है. मैंने बहुत साल पहले विजय केड़ा जी आपके मित्र हैं वो उनका फेस टू फेस किया था तो उन्होंने एक बात बोली थी और चार्ली मंगर साहब भी ये बात बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज 70% इज ऑब्जर्वेशन स्किल कि वो जो बंदा है उसको देख के आपको अंदर से फील आ जाती है कि ये कर लेगा और 30% इज मैथ्स राइट. तो बिकॉज ऑफ योर सच अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ प्राइवेट बैंकर मीटिंग सो मेनी पीपल नाउ यू कैन रीड पीपल. I mean, sometimes you get a gut instinct. एक बार हुआ था हमने एक अच्छी कंपनी मिस की. So I would call it an act of omission. I visited their plants all across Maharashtra. देखा, समझ में आया, ₹5 के पीछे नहीं इन्वेस्ट किया. वहाँ से वो 15x हो गया. अच्छा. So my analyst told me at that time, and they went through a bad phase for 6-8 months after that. My analyst told me कि सब कुछ तो अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं कर रहे? So I said, यार आवाज़ नहीं आ रही. कहता कौन सी आवाज़ नहीं? क्योंकि अंदर से आवाज़ नहीं आ रही. So because कुछ मिसिंग है यहाँ पे. अच्छा. Which I can't put my finger on, but नहीं समझ में आ रहा. So I made them an offer which was untenable for them. कि एकदम कौड़ी के भाव पे मिल जाएगा तो ले लेंगे फिर. Which was the price for the intuition. We missed it. That's okay. But a lot of times it's a gut. Because you're betting on the person. So अगर आदमी ठीक निकला तो सब ठीक है. अगर उसकी इंटेंशन ही खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते. He'll cook the numbers and give it to you. सर, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस जो आज के युग में AI से हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैन AI हेल्प अस इन प्रॉपर इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग. तो कॉन कॉल्स को इवेलुएट करना या रिपोर्ट्स को इवेलुएट करना, लोगों को इवेलुएट करना AI यूज़ करके, उस पर आपका कोई ओपिनियन है कि क्या ये पूरी तरीके से रिप्लेस हो सकता है या AI विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? पूरी तरीके से तो नहीं, बट इफ आई लुक एट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जी एज अ बिजनेस, सो इफ आई टॉक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, it's you're trying to satisfy the egos also of a rich person. Yeah. Right? So your relationship with the client as a banker is different. Yeah. उसको फोन करे तो कोई सुनने वाला चाहिए. Right. So वहाँ पे AI रिप्लेस नहीं करेगा. Investment banking, especially, forget the SME segment for a minute, but you look at the larger global landscape. मेरे हिसाब से एक साल में 80% jobs will be gone. They will not exist. Today, we use AI extensively. Our portfolio is analyzed on AI. You can feed in parameters and analyze. What an analyst would take 5 days to do earlier, today AI does it in 20 minutes. And we are subscribed to, I think, 4 or 5 platforms where we use the inputs from all the AIs for at least the number crunching. Okay. Large part of it. Whether it's your, transcript of the management call you want to analyze, because इंसान पढ़ता है तो कहीं ना कहीं human bias आ जाता है. Right. AI में कम आता है. I'm not saying end of the day AI बनाने वाला भी इंसान है, but then it's learning on its own, so bias कम आता है. It gets weeded out to some large extent. Right. And you can put 4 engines, give the transcript, do a 5,000 word summary on certain parameters, then you again rotate it around, do a 1,000 word summary. It's very easy. Right. So I think that is where a lot of human interface will go. And that poses another big question of employment generation in an economy like us. Yeah. So, sometimes I get worried, and when I look at the younger generation today, their best friend is ChatGPT maybe. Yeah. Social skills are going. Yeah. So where will the employment come from? Everybody who passes out wants to do a white collar fancy job. Yeah. But what people don't realize is you have to grind your way up. It's not that easy. Yeah. आज हम बैठ के कुछ बोल रहे हैं, but
we've all gone through that journey ourselves. I was reading on yours that, on your CA and how proud you are now Yeah. from your batch. But then there's a lot of hard work and resilience which goes behind that, your willpower to go. And with AI and all, that's a threat. Yeah. It's easy way out, but then, thankfully today you've got softwares where you can actually test that how much it is written by AI. So eventually a counterbalance will come somewhere. Yeah. But definitely that will impact. सही है. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हु आर लुकिंग फॉर अ वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी फॉर देमसेल्फ फॉर देयर एंटरप्राइजेस. इवेंचुअली उनका ड्रीम है कि वो भी लिस्ट होके कुछ बड़ा क्रिएट कर पाए. उनके लिए कुछ सजेशंस. सो आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा सजेशन मेनली रहेगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में. यू हैव टू डू इट द हार्ड वे एंड डू व्हाट इज राइट. A lot of times, if you try to grow very fast, it has a lot of pitfalls along the way. Do what is right, stay focused, stay hungry, and stay humble. I have also seen a lot of entrepreneurs along the way. When suddenly they become big, then arrogance comes in. That doesn't help anyone. Don't let your ego come in the way of the business. You've done well. Always show gratitude, be thankful to God, to your friends, supporters, family, जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, or your investors, for entrepreneurs for that matter. But stay humble, stay grounded, do what is right. There are no shortcuts available. And along the way, there'll be times when you'll feel frustrated, it's not working out. You'll want to give up totally. Don't give up, keep doing. Because I think for us to be where as a country and as economy, we need all of them. Superb. I think these are very important pearls of wisdom from a serious investors. और अगर आप ये करते रहेंगे तो there are investors like him who are looking for entrepreneurs like you to invest. है ना? Always. Thank you. विनीत सर, मजा आया, बहुत मजा आया. Thank you so much. Thank you so Really much. candid conversation. और Thank you एकदम so much. आपने फ्रेंडली होके पूरी बातों का जवाब दिया. मुझे विजय केडिया सर का इंटरव्यू याद आ गया. So I can see why both of you are good friends. He's like an elder brother, mentor. I keep telling him, that you should continue to impart this wisdom on social media. Yeah. Because Rakesh ji ke jaane ke baad, there's nobody else who articulates it so well. Oh, wow. In simple language. Absolutely. Which a common person can resonate with. So I keep telling him, now you're the torchbearer. So you have to continue what he left. Absolutely. Vijay sir, lovely. Keep doing what you're doing. And दोस्तों, आप लास्ट तक रुके. वेरी गुड. थैंक यू. You really are serious about this job. So Vineet sir, thank you again. Thank you so for much. this time, Jai Hind. opportunity. Thank you. एंड बस भारत को आप सपोर्ट करते रहिए. जहाँ भी आप हैं, दुबई में है, सिंगापुर, कहीं से भी बस इन्वेस्ट करते रहिए. बिकॉज गोरो को कन्विंस तो आप ही कर पाएंगे, पर उनको रखना है इंडिया में. बिल्कुल रखना है. Thank you दोस्तों. Thank you so much. If you like Thank the you. video, you have to comment so that I am motivated enough to do more and more. You know that, right? And share this video. Thank you. Jai Hind. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.